पिछले क्लास में हम किए थे कौन सा, ये वाला खत्म हो गया था नहीं, इसमें 1 पूरा कंप्लीट, ये है 2 वाला, उसमें तीनों एक ही साथ थे ना, लैंग्वेज भी, जनरल स्टडी भी और बिजनेस स्टडी एक साथ। अपने बिजनेस स्टडी पॉइंट पर चलेंगे। 70 के बाद होगा शायद इसमें। बीएसटी 70 के बाद होगा। 30 तो ये था ना लैंग्वेज, 40 जीएस, यहाँ से 70 से 71 से होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी लेके चलते नहीं। औसत के बारे में मूल्यों की श्रृंखला में बिखराव को कहा जाता है। औसत के बारे में जो एवरेज हम निकालते हैं एक श्रृंखला के अंदर, उसमें मूल्यों की श्रृंखला में जो बिखराव होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है, तिरछापन कहा जाता है, समरूपता कहा जाता है, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहे जाएंगे? औसत के बारे में स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यू, यहाँ पर लिखा हो गया, द स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड सेंट्रल। नहीं, देखिए यहाँ पर ये चीज गड़बड़ कर दी उसने, ये जो लिख दिया है ना यहाँ पर, स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यू अबाउट द स्कैटर, फैलाव, बिखराव जो कर दिया है ना, इसके कारण ये सेंटर टेंडेंसी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अगर सीधा लिखता कि द सीरीज ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज, देयर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक चीज, इसको स्क्यूनेस भी नहीं कहा जाता है और ना ही इसको सिमेट्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है पता है? डिस्पर्शन जो कहते हैं, विचलन। हाँ, कल ही हमने कहा था ना, विचलन का मतलब क्या, कि हमने एक वैल्यू बीच वाली क्रिएट कर ली, सेंट्रल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब माध्य से किसी श्रृंखला का कितना बिखराव है वो क्या कहलाएगा? माध्य विचलन कहलाएगा। नहीं, इसको कहेंगे विचलन। इसको कहेंगे क्या? विचलन, डिस्पर्शन कहेंगे इसको। इसको विचलन कहा जाता है, डिस्पर्शन कहा जाता है। ठीक है, एवरेज किसी भी एक सीरीज में औसत से जो क्या हो जाएंगे, औसत से किसी वैल्यू का जो बिखराव कहलाता है वो डिस्पर्शन कहलाने जाता है। कल ही हमने बताया था, नहीं वो क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। यहां पर कभी अगर सीधा वैल्यू दिया रहेगा तो वो सेंट्रल टेंडेंसी, अगर उस सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यू से अलग अलग श्रृंखला में अलग अलग जो बिखराव हो उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे डिस्पर्शन। ठीक है, ना ही वो सिमेट्री कहलाएगा ना ही वो स्क्यूनेस कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएंगे इसमें? यहां पर आंसर वैसे ई हो जाएंगे, सही आंसर क्या होगा? डिस्पर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? किसे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहा जाता है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखिए, एब्सोल्यूट मेजर की बात होगी तो इसमें क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट कभी भी एब्सोल्यूट मेजर नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर की अगर बात की जाए, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात की जाए, वो क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या रहेगा? मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या कहलाएगा? किसका काहे ला आप लोग ले लिए? हम आ रहे थे, दे ही रहे थे ना, धरफड़ कर लेते हैं। उसमें बहुत ज्यादा थी है, पूरा फेटा हुआ है उसमें।
जीएसटी है पास नहीं ईपीएस है दोनों ईपीएस है। उसपे 1.0 2.0 अलग अलग था, हमको बस 2 मिनट देते, हम क्लास के बाद कर देते आपको उठा के, वो मेरा संभाल के रखा हुआ उस हिसाब से। सिर्फ 2.0 वाला आया क्या होगा? जीएसटी आपके पास है नहीं, मेरे पास है और जीएसटी नहीं है सर, हमारे पास जीएसटी। इसमें क्या क्या लेके आ गए हैं आप उसमें? इसमें सर जीएसटी 1 और 2 है, जीएसटी नहीं है। हाँ, उसमें क्या है वो हाथ में? इसमें ईपीएस है सर, ईपीएस कौन सा है? 1 और 2। और उसमें क्या ईपीएस ही होगा? ईपीएस आप 3 सेट कर रहा है। अच्छा अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, हाँ अभी रहने दीजिए। हाँ, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, हम अपना हिसाब से सेट कर रखे हैं उसको। मैं उसमें 1010 करके जिसका जीएस का पोर्शन उस हिसाब से रखा गया उसमें, ठीक है, हमको मिल जाएगा उसमें जाके, जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहेंगे उसको? स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, मीन डेविएशन कह लें, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं, ठीक है। सीधा कहां से उठ के आ रहा है क्वेश्चन? स्टैट से, ठीक है। स्टैट में मतलब हमको क्या क्या पढ़ लेना है? सेंट्रल टेंडेंसी तो पढ़ना ही है पूरा बढ़िया तरीके से। दूसरा चैप्टर अगर पढ़ना है तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है, ठीक है। स्क्यूनेस पढ़ना है, सिमेट्री पढ़ना है, ठीक है। स्क्यूनेस और सिमेट्री की भी चर्चा की गई है पिछले क्वेश्चन में। बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन, बाउले का है, इसके बाद कार्ल पियर्सन का भी होता है। तो बाउले का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो कहां लाई करता है? 0 और 1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, कहां से कहां तक? इसका ना याद नहीं है थ्योरी को पढ़े हुए थे। -1 से +1 के बीच में, ठीक है। बाउले का जो कोफिशिएंट को कहलाता है स्क्यूनेस, वो करता है -1 से +1 के बीच में। यहीं पर आपको निकालना होगा कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन जी का निकालना है, क्योंकि कार्ल पियर्सन भी इंपॉर्टेंट है। अगर बाउले दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ल पियर्सन से जरूर सेट होंगे पक्का, क्योंकि जितने इनके इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इतने सेम टू सेम इंपॉर्टेंट है किनके? कार्ल पियर्सन जी के, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आयर, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। आपको क्या करना है? प्राथमिक डेटा कलेक्ट करना है। प्राथमिक डेटा कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कल हमने सीखा है प्राथमिक डेटा का मतलब क्या, जहां पर जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं वो सीधे उनके संपर्क में आते हैं जिनसे डेटा लेना है, और जाकर उनसे डेटा ले लेते हैं। तो उसको क्या कहा था? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आयर, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएंगे? इंटरव्यू से ले सकते हैं ना प्राइमरी डेटा, कि नहीं ले सकते हैं? अगर इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी डेटा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं ना। हमने आपसे बातें की और हमने लिख लिया डेटा। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, हम कहीं गए और खड़े हैं केवल बस चुप होकर के और लोगों को देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड भी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का एक मेथड है, ठीक है। तीसरी है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन आयर लिख करके दे दिया, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में होता है कि टीचर्स के लिए आपने क्या एक फॉर्म भरी, फीडबैक फॉर्म, वो एक क्वेश्चन आयर के रूप में होता है। तो क्वेश्चन आयर से भी हम क्या कर सकते हैं? प्राथमिक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा आंसर? ये वाले, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। इंटरव्यू से भी प्राइमरी डेटा ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी एंड क्वेश्चन आयर से भी। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75, हाउ टू शो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, हाउ टू शो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, ठीक है। आप एक बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट के रोल को कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव रूप में शो करेंगे, निगेटिव रूप में शो करेंगे, न्यूट्रल रूप में शो करेंगे, मतलब कोई गियर ही नहीं लगा है तो न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबव में करेंगे, नन ऑफ द अबव में करेंगे। एक बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का रोल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, कैसे? न्यूट्रल, किसका न्यूट्रल शो है? मान लीजिए कि बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हो गई, इससे बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा?
कोई नहीं है, न्यूट्रल। हाँ, सरकार की पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है किसके लिए, बिजनेस के लिए, तब बिजनेस प्रभावित होंगे। तो सरकार ने पॉलिसी चेंज की क्या कि अब क्या करने हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अगर ये पॉलिसी चेंज हो गई तब कोचिंग इंडस्ट्री पर बड़ा दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिर्फ क्या करना है, उनके रोल को शो करना है, तो उनका रोल कैसा होता है, न्यूट्रल, कोई गियर नहीं, ना ही अप ना ही डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ जानते हैं, मतलब जो मतलब जैसे अगर एक देश से दूसरे जगह देश भेजना है कुछ सामान, ठीक है, तो टैरिफ लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो टैरिफ रिडक्शन। तो इंडस्ट्रियल जब पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते भारत की, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या किया गया था, टैरिफ को रिड्यूस किया था, ताकि हम अपना सामान बना करके दूसरे देशों को बढ़िया तरीके से भेज सकते हैं, खूब भेज सकते हैं, उसको कहते हैं टैरिफ रिडक्शन। दूसरा है सब्सिडीज टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्या करना, सब्सिडी देना। तीसरी, चेंज इन द कॉर्पोरेट टैक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है? सभी के सभी इसमें पार्ट ही हैं। टैरिफ को रिड्यूस किया गया था, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया था, उसको चेंज किए गए, सब्सिडी दी गई इंडस्ट्री को ताकि इंडस्ट्री बढ़े। ये सारी इंडस्ट्री पॉलिसी में मेजर खास बातें थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। ठीक है, मतलब क्या कि भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी पढ़ना पड़ेगा। जब अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है तो आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी पढ़ के जानी है, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएंगे, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे उसकी क्या विशेषता है, तो पार्ट तो है ही, बोल रहा पार्ट कौन सा नहीं है, तो कोई भी इसमें पार्ट है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड नेचुरल मोनोपोलीज? इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको नेचुरल मोनोपोली है, प्राकृतिक रूप से ही मोनोपोलीज है? बैंकिंग के पास, रेलवे के पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के पास, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। कौन सी ऐसी बिजनेस है जिसको क्या है, पहले से नेचुरल मोनोपोलीज है उसके पास? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, कोयला खूब बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा, रेलवे के पास भी पटरी जो बिछाएगा तो कहां पर, जमीन पे ही बिछाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये हो जाएगा डी आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज प्रीडिसेसर ऑफ WTO? WTO का जस्ट पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या था? तो WTO की जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि WTO से जस्ट पहले था हमारा गट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गट WTO जैसे ही बना तो गट क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। गट क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। क्यों रिप्लेस हुए, इसकी एक कहानी है पूरी, तो मेरी पूरी इंटरनेशनल बिजनेस में चैप्टर है। ठीक है, मतलब यूनिट नंबर 1 इसको खत्म करना है तो आपको यूनिट नंबर जो 1 है नेट में इंटरनेशनल बिजनेस में, जैसे उसमें है WTO के बारे में, FDI के बारे में, 2 चीजें उसमें है, कौन सी, बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड पॉलिसी के बारे में, तो वो सारी चीजें पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, गट। Which of the following is major source of human capital formation in India? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में का सबसे मेजर सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जनरल एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉय, मेजर सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हमसे ज्यादा किस पे खर्च कर रहे हैं? एजुकेशन पर, ताकि हम अच्छा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स बना सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया नहीं, उसमें से कौन सी योजना है? स्वर्ण जयंती सराय सहकारी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएंगे आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है। ठीक है, दूसरी है प्रधानमंत्री
रोजगार योजना, कोई योजना ही नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री वाली है क्या योजना? मुख्यमंत्री, हाँ ट्रेनिंग वाला है, योजना नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुखिया अच्छा। मंत्री रोजगार है सर। नहीं मुखिया नहीं है, मुख्यमंत्री, अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं सर, 80 हिंदी में मुख्यमंत्री होगा। हाँ, मुख्यमंत्री। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, तो सारे क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्यमंत्री भी है सर, मुख्यमंत्री है ना? 10 लाख रुपए मिलता है, जिससे अच्छा। सब्सिडी है। कोई स्वर्ण योजना का भी है ना। स्वर्ण योजना तो पता है, स्वर्ण जयंती, हाँ ये तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पहले से चल रही है, ठीक है। अच्छा, बिहार की, ये तो खास बिहार के लिए ना। 10 लाख सर देता है, 50% सब्सिडी। लेकिन सर जानते हो उसमें क्या है परेशानी? किसका? आपको बड़े ट्रेड में व्यापार दिखाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, अच्छा ऐसे करते हैं 81, आज जल्दी खत्म करना। 81, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान कितना है? गरीबी अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान कितना है? 2400 से भी कम, 2200 से भी कम, 2000 से भी कम, एंड उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 81 क्या हो जाएगा? 2400 से कम है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी का मतलब यह है कि उनके जो कैलोरी है, मतलब वो कंज्यूम करते हैं गुड्स, उसकी क्या है? 2400 से भी कम है। कितना है? 2400 से भी कम रखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कंपनियां समय के साथ नए बाजारों में प्रवेश करना चाहती हैं? कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी समय के साथ नए बाजार में प्रवेश करना चाहती है? वो सिद्धांत है अपूर्ण बाजार सिद्धांत, उत्पादन चक्र सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच। कौन सा? इसको कहते हैं उत्पादन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। देखिए अब होता क्या है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं, देखिए जैसे कोई प्रोडक्ट नया बनाया तो वैसे मार्केट में शुरू करना चाहते हैं जहां खूब बिकेंगे, और एक टाइम आते आते क्या होता है, मार्केट एकदम क्या होता है, पुराना हो जाता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो वो क्या करती है? मार्केट शिफ्टिंग करती है दूसरी जगह। क्या करती है? मार्केट शिफ्टिंग करती है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कोई आईफोन की नई सीरीज आए, शुरू किया गया, ठीक है, और जब लगा कि नहीं अब इंडिया में नहीं बिक रहा है, तब कहां चला जाएगा? वो चीजें शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह से। जैसे देखेंगे अभी कुछ फोन के आप ऑर्डर, मतलब जैसे आईफोन 15 चल रहा है ना, आईफोन 14, 13, आप आईफोन 11 मांगे तो इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरे देश में आईफोन 11 मिल रहा है। दूसरे देश में आईफोन 11 मिल रहा है क्योंकि उस बाजार के लिए, उस देश के लिए आईफोन 11 इज द लेटेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उस तरह से रोटेट करती है। क्या करती है वो? उस तरह से रोटेट करती है, क्योंकि प्रोडक्शन तो बंद नहीं करेंगी, क्योंकि मान लीजिए अगर प्रोडक्शन बंद कर दी, इतने जो फोन जो निकाल दिए मार्केट में, उसके कहां से पार्ट्स कहां से आएंगे? तो वो क्या करती है? मार्केट शिफ्टिंग पर चलती रहती है। इस मार्केट में बिल्कुल नया, अभी आप जाएंगे तो 3 ही सीरीज देखेगा सामने लगा हुआ, 3 भी क्या, एक ही लगा रहता है लगभग। 15 का जितना सीरीज है सब लगा है। 14, 13 कभी देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं, लेकिन वही दूसरे देश में मिल रहा है वो। इसको कहते हैं उत्पाद चक्र सिद्धांत, क्योंकि एक बार उत्पाद बनी, लॉन्च हुई, उस मार्केट में कुछ दिन चली, फिर वो क्या हो जाती है, उस मार्केट के लिए पुरानी हो जाती है, तो फिर उसे नए मार्केट में ढकेल दिया जाता है, और फिर इस मार्केट में नए प्रोडक्ट लाए जाते हैं उसी सीरीज के। उसको कहते हैं उत्पाद चक्र सिद्धांत। डंपिंग का क्या तात्पर्य है? डंपिंग का क्या तात्पर्य है? ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर का क्वेश्चन है यूसी नेट में। डंपिंग का क्या तात्पर्य है? डंपिंग का बोला टैरिफ कम करना, विदेश में कम कीमत पर उनकी लागत से भी कम, और घरेलू बाजार में कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ठीक है। डंपिंग का मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि देखिए जैसे चाइना अपना सामान भेज रहा है, तो वो चाहता है कि इंडिया के मार्केट को कैप्चर करे, तो वो क्या करता है? प्राइस को डंप करता है। तो बोलता है कि विदेश में कम कीमत पर उनकी लागत से भी कम, अगर लागत है 100 रुपया तो बेच रहा है कितना में? 80 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, 80 रुपया में बेच रहा है। तब बोलेंगे सर व्यापारी को तो 20 रुपया लॉस हो रहा है। व्यापारी को 20 रुपया लॉस नहीं होता है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट है, वो उसको सब्सिडी देती है,
उसको क्या करती है, सब्सिडी देती है। क्यों पता है? ताकि हम इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। एक बार मार्केट कैप्चर तो क्या हो जाएंगे, आप गुलाम हो जाएंगे। एक बार मार्केट कैप्चर तो आप क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक बार साल भर आपको खिला दिया, उसके बाद जितना प्राइस बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। क्यों? तब तक जो लोकल जो यहाँ पर बेचने वाले होंगे सब साफ हो जाएंगे एक साल में। आप कितने दिन तक सरवाइव कर पाओगे? एक साल, 2 साल, वो 2 साल डंप कर दिया प्राइस। तो वो देखती है, जैसे भारत सरकार क्या करती है, उस पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पर क्या बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। भारत सरकार देखती है कि जो सामान आ रहा है चाइना से और जिस कीमत पर चाइना यहाँ पर बेचा जा रहा है, ठीक है, वहां पर तो कोई डंपिंग तो नहीं है ना, उसमें कोई डंपिंग तो नहीं किया है ना, क्योंकि किसी भी सामान की लागत तो आराम से निकाली जा सकती है ना। तो जैसे ही लगता है कि उसको डंपिंग की गई है, सीधा भारत सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है और जितना उसका डंपिंग है सब निकाल देती है उसी में। इतना टैक्स बढ़ा देगी कि उसको 110 क्या 120 करना पड़ेगा कीमत। 80 था ना, 40 रुपया टैक्स बढ़ा दिया, फिर वो 70 रुपया किया, 50 रुपया टैक्स कर दिया, 60 किया, फिर बढ़ा दिया 60। इसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसके डंपिंग को खत्म करना, इसलिए डंपिंग को खत्म करना है कि नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरे जो लोकल वेंडर्स है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, सब खत्म। और 2 साल में जब उसको सफाया कर देगा तो फिर वो जितना चाहे प्राइस वसूल सकता है। और बाकी चाइना तो गवर्नमेंट तो दे ही रही है सब्सिडी, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसी को कहते हैं डंपिंग। उसको क्या कहते हैं, डंपिंग। अपने देश में क्या कर रहा है, घरेलू बाजार में कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, जो कीमत है उससे कम कीमत पर बेच रहे हैं, और वहां पर लागत से भी कम बेच रहे हैं। उसी को कहते हैं डंपिंग। प्राइस को क्या करना, डंप कर देना। कीमत है 100 रुपए, बेच रहे हो आप 95 रुपए में, लागत उसकी कितनी लगी थी, 90 रुपए। विदेश में कितने बेच रहे हैं, 80 बेच रहे हैं, उसको कहते हैं डंपिंग। ठीक है, इज डायरेक्ट रिलेटेड टू टर्म टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में भिन्नता है। आंसर क्या हो जाएंगे इसमें, तो बी इसका आंसर 84। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार में क्या भिन्नता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में क्या भिन्नता है? विभिन्न सरकारी नीतियों के कारण, कारक की गतिहीनता के कारण, व्यापार प्रतिबंधों के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। सरकार की नीति चेंज हो जाएंगी ना, घरेलू बाजार के लिए, घरेलू व्यापार के लिए अलग, इंटरनेशनल व्यापार के लिए अलग नीति है, फैक्टर्स भी अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद व्यापार प्रतिबंध, बाउंडेशन भी झेलना पड़ेगा। कुछ चीजें बैंड है, नहीं कुछ चीजें क्या है, बैंड है, नहीं भेज सकते आप दूसरी जगह। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 85, निर्यात व आयात के बारे में सरकारी नीति क्या कहलाती है? वाणिज्यिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। आपको हर एक तरह की पॉलिसी पढ़नी है, इसमें पॉलिसी के बारे में चर्चा किया गया होगा। कमर्शियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और इसी में आती है एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैंने कहा ना अभी पढ़नी पड़ेंगी, क्वेश्चंस आ गए ना। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो बोला कि आयात निर्यात के बारे में जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है? फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, कमर्शियल पॉलिसी है, क्या हो जाएगा आंसर? इसको क्या कहेंगे, कमर्शियल पॉलिसी। जो बजट है वो क्या कहलाता है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, हर एक 3 महीने पर आरबीआई जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं, और फिर इसको मतलब आयात, और क्या आयात होगा क्या निर्यात होगा और किस पर कितना टैक्स लगेगा, इससे संबंधित नीति को क्या कहते हैं, कमर्शियल पॉलिसी। इसको आप हिंदी में वाणिज्यिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, वाणिज्यिक नीति। ठीक है, एक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, कौन सी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो 4 पॉलिसी के बारे में भी जाननी, कमर्शियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद है, हम पहले आपको बोल देते हैं क्वेश्चन आने से पहले ना। किसके नहीं लिखने की जरूरत है उठा के, ठीक है, मुझे याद है उठा के। लोग कहता है कि आप देख लो, तुम देख लो भाई, हमको पता है क्या पूछेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है, बीएसटी का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और एक बात और कहता हूं, अपने यहाँ जो सिलेबस आती है वो कटी छटी आती हैं, याद रखिएगा।
बिहार के जितने सिलेबस सेट किए गए सब कटी छटी सेट की गई है। असली सिलेबस अगर देखना है बीएसटी का तो एनसीईआरटी को देखना होगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, जिसमें उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है। आप एससीपीडी देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो आधा सीधा है सब कुछ। आपने कहा ना कि भाई एनसीईआरटी ये सारी चीजें मुझे भी पता है, लेकिन उसमें आधा सीधा है। हाँ, वो एक बेसिक्स ठीक करने के लिए एनफ, उसके अलावा उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। स्टॉक एक्सचेंज, आंसर क्या हो जाएगा इसकी? कमर्शियल, commercial. Stock exchange provides an opportunity for investor to disinvestment and investment. Identify the related function of the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए भी और डिसइन्वेस्ट करने के लिए भी। आप किसी शेयर में पैसा लगा सकते हैं और अपना आप शेयर बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इस फंक्शंस को क्या कहा जाएगा? प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, providing liquidity and marketability to existing securities, pricing of securities. इसको, इस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? इस फंक्शन को कहा जाएगा providing liquidity and marketability of existing securities. जो सिक्योरिटी एग्जिस्ट कर रही हैं उस पर आप पैसा लगा सकते हैं, उसको बेच करके उसको मार्केट करना मतलब उसको बेच सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, आंसर इज बी। Name the principle of management suggested by Henry Fayol, which advocate that there should be good superiors at all level, clear and fair agreement, and judicious application of penalties, authority and responsibility, split discourse, order more than one of the above, none of the above. हेनरी फ्यूल जी का कौन सा सिद्धांत ये कहता है, हिंदी में पढ़ लीजिए। हेनरी फ्यूल जी का कौन सा सिद्धांत यह कहता है, इस कथन की वकालत करता है कि सभी स्तरों पर स्पष्ट एवं निष्पक्ष समझौते एवं दंडों की न्यायोचित व्यवहार के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षक होना चाहिए। सुपीरियर जो होना चाहिए एक अच्छा होना चाहिए, किस चीज के लिए? फेयर व्यू करे, अग्रीमेंट हो, नहीं दंड दे सके। इसको क्या कहते हैं? अधिकारी एवं जिम्मेवारी, संघ शक्ति, आदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें से कुछ नहीं है। देखिए उसके हेनरी फ्यूल जी के सिद्धांत जो है ना, देखिए उसमें आप डायरेक्ट सिद्धांत 14 याद करके चले गए। हमने कहा किसी को तुम हेनरी फ्यूल जी का सिद्धांत पढ़ो, हेनरी फ्यूल जी का सिद्धांत पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उनके जो 14 है ना, 14 ही है ना फ्यूल जी के। हाँ ठीक है, तो 14 सिद्धांत को पढ़ने का मतलब क्या? ये हर एक सिद्धांत क्या कहता है उसको पढ़ना है, हर एक सिद्धांत क्या कहता है उसको पढ़ना है। जैसे विद्वान लोग होगा वही इस तरह से पढ़ा पाएगा, बता पाएगा। ठीक है, हमको नहीं लगता बाबा को अभी ऑनलाइन करवाएगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्या कहता है उसको देखना है उठा के। ठीक है, एक एक सिद्धांत, क्योंकि पिछले प्री 1.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा गया और अगली बार भी पूछा जाएगा। कम से कम 2 तो पूछे जाएंगे ना, पिछले में 2 आए थे ना हेनरी फ्यूल जी के, इसमें भी 2-3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसमें भी 2-3 आएंगे ही आएंगे। चलिए, हेनरी फ्यूल जी का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब ये सब सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी, हाँ कहां पर क्या है। चलिए अगला 88, निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का उद्देश्य है? जो हम कल आप भेजे हैं, समय अध्ययन, गति अध्ययन, अलग अलग अध्ययन है बिजनेस के बारे में। तो समय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना, अच्छी इंसेंटिव योजना को तैयार करना, श्रमिक लागत की गणना करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे क्या हो जाएगा? समय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना, अच्छी इंसेंटिव योजना को तैयार करना, श्रमिक लागत की गणना करना। समय योजना का मतलब होता है, समय अध्ययन का मतलब कि एक काम को करने में कितना समय लगेगा, उस पर हम कितने व्यक्ति को लगाएं। ठीक है, और उस जब व्यक्ति को लगा रहे हैं काम पर तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा ये भी देखना है। आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? उपयुक्त में से एक से अधिक। 2 चीजें, नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या का निर्धारण और दूसरी श्रमिक लागत की गणना। क्या हो जाएगी? श्रमिक लागत की गणना। अब क्लियर?
जैसे उसी दिन मैंने अभी कल ही एग्जांपल दिया था कि वो कहा कि 2 लेबर को लेके आते हैं, हम बोले नहीं एक ही लेबर को, एक ही लेबर पूरा काम करती है। अब 2 हो रहता तो उतना ही काम करता, एक भी रहता तो उतना ही काम करता, क्या? और कभी ग्रुप वाले के नहीं। मान लीजिए अगर एक मजदूर ला रहे हैं इस गुमती पर से, कठवाली गुमती पर से, तो एक लाइए बेला गुमती पर से, दोनों के जो लिंक है ना उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही लिंक उसका जुड़ जाएगा ना तो वो लोग खूब बात करेगा बैठकर, खैनी मलेगा, ठीक है। और उससे भी अच्छा है कि अगर आप फ्री हैं, है ना, तो एक को बुलाइए और उसके पीछे लगे रहिए, अपने आप सारा काम कर देगा, ठीक है ना। उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं समय अध्ययन। क्या कहते हैं उसको? समय अध्ययन। कार्य अध्ययन तकनीकी की अवधारणा सम्मिलित है। कार्य अध्ययन, वर्क स्टडी। अभी क्या पढ़ा था? टाइम स्टडी। अब दूसरी क्या दिख रही है? कार्य अध्ययन, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी की अवधारणा किस में सम्मिलित है? टाइम स्टडी में, मोशन स्टडी में, फटीग स्टडी में, किसमें? कार्य अध्ययन तकनीकी अवधारणा किस में सम्मिलित है? तो कार्य स्थिति जो है वो टाइम स्टडी में भी है और मोशन में भी है, ठीक है। तो कितनी स्टडी हो गई अभी तक? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है, फटीग स्टडी और कौन सी? वर्क स्टडी। 4 स्टडी हैं बिजनेस के रिलेटेड, चारों पढ़नी है, ठीक है। वो पूरे समझाएंगे मोशन गति में कि डायनेमिक एनवायरनमेंट तैयार करना उसको कहते हैं। एसके सिंह अगली तिमाही में अपने व्यवसाय की बिक्री 15% बढ़ाना चाहते हैं। उपयुक्त कथन वर्णित योजना के प्रकार की पहचान कीजिए। वो क्या है? एक मेथड है उनकी, उद्देश्य है, रणनीति है। इसको क्या कहेंगे? उद्देश्य ही। देखिए वो क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। सिर्फ वो अपने मन में दिमाग में सोचा है उन्होंने, तो जब सब सोच आई है तो वो उद्देश्य है हमारा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कोई क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। यह एक ट्रिक है जिससे बढ़ा सकते हैं, वो रणनीति है। मेथड मतलब क्या? तरीका। यहां उन्होंने केवल सोचा है। तो सोच क्या होती है लोगों की व्यवसाय में? उद्देश्य, कि हम करना क्या चाहते हैं, ये उद्देश्य है। तो वो बढ़ाना चाहते हैं बिक्री, लेकिन उनके लिए उन्होंने तरीका को डिस्क्राइब किया है क्या? डिस्क्राइब किया तरीका? नहीं डिस्क्राइब किया ना। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ उद्देश्य। क्या हो जाएगा आंसर? उद्देश्य। चलिए, नेतृत्व की उस शैली की पहचान कीजिए जिसमें वरिष्ठ समूह के भीतर कंट्रोल करने के लिए फाइल बल का प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर यूज फाइल फोर्स फ्रॉम विद इन द ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजिस्फेयर लीडरशिप। ये कल ही हम एस्टेट में पढ़ाए हैं। जब टीचिंग मेथड की बात करेंगे कि अप्रोच ऑफ टीचिंग में, तो 3 अप्रोच होती हैं। ऑटोक्रेटिक अप्रोच होती है, डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है और लेजिस्फेयर होती है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुशवादी, जो नेता का मन होगा, लीडर का मन होगा, वो करेगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जनता से फीडबैक लेकर के तब काम किया जाएगा। और लेजिस्फेयर का मतलब क्या होगा? कोई कंट्रोल नहीं, सरकार को जो मन है वो अपना कर रहा है, जनता का जो मन है वो अपना कर रहा है। बिहार में क्या है? लेजिस्फेयर ना। सरकार को जो मन वो अपना कर रहा है, जनता को जो मन है वो अपना कर रहा है, सब अपना अपना चला रहा है, ठीक है। जिसका ज्यादा चल गया वो अपना सोचता है हम सुपीरियर हैं, या सरकार का ज्यादा चले या इसका ज्यादा चले, बात समझे। तो बोल रहा है कि कौन से लीडरशिप में जो फाइल फोर्स का उपयोग किया जाता है विद इन द ग्रुप ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल बनाने के लिए, तो क्या हो जाएंगे? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। क्या हो जाएंगे? डेमोक्रेटिक कैसे होगा? डेमोक्रेटिक क्यों होगा? ऑटोक्रेटिक क्यों? चलिए हिंदी में पढ़ लीजिए फिर से। नेतृत्व की उस शैली की पहचान कीजिए जिसमें वरिष्ठ समूह के भीतर कंट्रोल करने के लिए फाइल बल का प्रयोग किया जाता है। फाइल बल का मतलब क्या? नीतियां बनाना। तो उसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। हाँ, उसको दबा रहे हैं ताकत लगा करके, सैन्य बल की ताकत लगा देना। जैसे हिटलर ने क्या किया था? सैन्य बल ताकत लगाया था ना निरंकुश बनने के लिए। उसको कहते हैं क्या आंसर? ऑटोक्रेटिक। और लेजिस्फेयर का मतलब कंट्रोल छोड़ दो, जो जिसको मन है वो करते रहो आराम से। तो ये हो जाएगा। फाइल बल का अगर प्रयोग कर रहे हैं, नीतियां बनाकर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसे कहेंगे लोकतांत्रिक नेतृत्व। अगला है
लाभ साझा करना आवश्यक नहीं है, यह कथन संबंधित है किससे? कंपनी से, अभाज्य हिंदू परिवार से, एकमात्र स्वामी से। क्या हो जाएगा? एकमात्र स्वामी से। अगर सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है हमारा, तो हम आपका मेरा जो प्रॉफिट है वो आपसे साझा करेंगे? नहीं ना, कंपनी में साझा करना पड़ेगा ना, जितने लोग ने पैसा लगाया है उसको साझा करना पड़ेगा, उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। हिंदू अविभाज्य परिवार की बात हो रही है, तो मान लो 5 भाई है, 5 भाई को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, लेकिन एकमात्र स्वामी है तो कोई लाभ साझा करने की बात तो होती ही नहीं है। सहकारी समिति में नियम का पालन होता है, एक व्यक्ति एक मत, एक अंश एक मत, बहुत अधिक मत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? एक अंश एक मत। जितना आपका अंश होगा उतना ही मत होगा ना। मान लीजिए आपका एक अंश है तो आपका मत एक ही होगा, किसी के 2 अंश है तो उसके 2 मत होंगे। तो आंसर सहकारी समिति में जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं? एक व्यक्ति नहीं, एक अंश एक मत, एक व्यक्ति एक मत नहीं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास, हमारे पास क्या है? नहीं, एक मिनट, नहीं, इसमें अंश नहीं होते, कंपनी में होते हैं सर। ये हो गया आंसर, इसके आंसर ये होंगे। एक व्यक्ति एक मत, चाहे आप कितने भी अंश क्यों ना दिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ए है, पर्सन ए है, तो उनके केवल एक मत ही काउंट किए जाएंगे। ये सहकारी समिति में होता है, चाहे उन्होंने कितना भी क्या दिया हो, पैसा क्यों ना लगा हो। चाहे मान लीजिए 2 लाख लगाए हो, ये 2 लाख लगाए हो मान लीजिए सहकारी समिति में, और बी नाम का व्यक्ति है जो 3 लाख लगाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके मत एक ही काउंट होंगे, सिंगल पर्सन है। लेकिन अगर यही चीज मैं कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी के लिए कहते हैं हाँ, जितना अंश उतना मत, एक अंश का एक मत है। अब अगर हमारे पास अंश अगर 100 है तो एक ही व्यक्ति के पास मत की संख्या कितनी है? 100। किसी के पास अंश 1000 है, उस व्यक्ति के पास अंश के जना, इसके पास मान लीजिए 2 लाख शेयर्स है, तो इसके एक ही व्यक्ति का मत कितना है? 2 लाख। 2 लाख मत वो दे सकता है। ठीक है, अगर बी, हाँ तो 2 लाख तक होगा ना। ठीक है, 2 लाख तो शेयर है ना, उसके जो प्राइस होंगे, कल ही क्वेश्चन पूछा है स्टेट में, उसी में क्वेश्चन पूछा है स्टेट में कि किसी शेयर धारक का जो दायित्व होता है वो शेयर के किस मूल्य तक रहता है? तो शेयर के उचित मूल्य तक रहता है, ऐसा नहीं कि जितना पे किया है, जो उसका फेयर वैल्यू है। मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है तो 100 तक, जोड़ी नहीं कि 90 आपने दिया उसको अलग मतलब है, लेकिन 100 तक रहेगा। तो इसके अंश के, इसके मत की संख्या कितनी है? 2 लाख। जैसे ये वोट करेगा तो 2 लाख मत उसके खाते में चले जाएंगे। ठीक है, इसके में कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो गई। कौन सी क्या हो जाएंगी? सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक मत, कंपनी में एक अंश एक मत, याद रखिएगा इसको। अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता के पास होता है ऋण के लिए कोई दायित्व नहीं, असीमित दायित्व, संयुक्त दायित्व। कैसा होता है? कैसा हो जाएगा? असीमित दायित्व। अभाज्य हिंदू परिवार है, मान लीजिए हिंदू परिवार में अभी तक डिवाइड नहीं हुआ था, अगर व्यापार में लॉस हो गया तो सब भाई को अपनी प्रॉपर्टी बेच के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो असीमित है, जहां कोई लिमिट नहीं है उसकी। सारा डिसीजन उसी के पास। ठीक है, हाँ, कर्ता के पास क्या होता है? असीमित दायित्व, जो करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदी में देखना, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, सिडबी कब स्थापित हुए थे? सिडबी के बारे में पूछ रहा था, सिडबी के बारे में पूछा था, नाबार्ड पूछेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, नेट पूछते हैं कि 3-4 बैंकों का नाम दे दिया और बोलते हैं कि इनको उसके स्थापना के कालक्रम के अनुसार क्या करनी है? सजानी है। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है, अपने आप में नहीं पूछेगा इतना टफ, लेकिन पूछ भी सकता है। ठीक है, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1989 में सिडबी। किसके? अच्छा, 1989 है डेट ऑफ बर्थ आपका? आपका कितना है?
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड कब? 1996 में होता है। इसका 1919 है। तब शायद सबनी अवज्ञा आंदोलन शुरू हो रहा था ना शायद। 19 में हुआ था ना, उसी टाइम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी आई थी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी स्टॉक एक्सचेंज के जो कंट्रोलिंग बॉडी है कौन है? सेबी। सेबी के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे? ठीक है, सेबी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एस ए दावे, एम एस माधवी, पूरी बच। ठीक है, क्या नाम है? ये नहीं, ये डॉक्टर एस ए दावे फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? सेबी के। ठीक है, तो जितने भी देखिए सिडबी हो गए, नाबार्ड हो गए, ठीक है, सिडबी, नाबार्ड, और कौन सा बैंक है अथी बिजनेस रिलेटेड? आईडीबीआई है, आईसीसीआई, आईसीआईसीआई है ना। ये जितने भी मतलब बिजनेस रिलेटेड बैंक हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी? उनकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे? और उनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये याद रखना। ठीक है, सेबी के बारे में पूछा है, तो सेबी की स्थापना कब? सेबी का फुल फॉर्म, ठीक है, सेबी के चेयरमैन कौन है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, और वर्तमान चेयरमैन कौन है? दोनों। और लोग कहता है, लोग हमको कहता है क्या कि 11 12 पढ़ा दीजिए हो जाएगा। रे भाई इसको तो कोई क्वेश्चन नहीं लड़ेगा जीवन में। ठीक है, ठीक है। इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पब्लिक सेक्टर में ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक जिसको इलाहाबाद बैंक कहते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे पहला इलाहाबाद बैंक। सबसे ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात होगी तो क्या होंगी? इलाहाबाद बैंक। अब उसका नाम क्या हो गया? इंडियन बैंक। ठीक है, और बैंक के जो मर्जर्स हैं वो जरूर पढ़ने हैं। तो क्या किया गया? बहुत सारे बैंकों को मिलाकर कुछ ही बैंक रखे गए हैं। जैसे आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया है, ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया एक साथ। ठीक है, तो जितने भी बैंक के मर्जर हुए हैं वो देखने पड़ेंगे। चलिए, द नेम ऑफ फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1999 का क्वेश्चन है कि सबसे पहला स्थापित बैंक भारत में कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेज के जमाने का बैंक है। द साइन ऑफ रुपीज इज कौन किया था? नहीं, ये देवनागरी लेटर है, रोमन लेटर है, संस्कृत लेटर है, कैसा है? क्या हो जाएगा? ये दो में होती है, एक देवनागरी में होती है और संस्कृत में, रोमन नहीं है शायद। रुपीज का सिंबल रोमन नहीं है, रोमन में आरएस लिखा जाता है। नहीं, ये आरएस लिखा जाता है, रोमन में जो है वो रुपीज का सिंबल जो है आरएस लिखा जाता है। आरएस। क्वेश्चन देखिए कितनी बेसिक है। ये रोमन लेटर में है, ये रोमन लेटर में है। देखिए तो आपको गूगल पर सर्च करके, ये रोमन में होंगी शायद। हाँ, ये रोमन थी, और ये जो लाई गई है वो शायद देवनागरी और संस्कृत लेटर का शब्द है। ये देवनागरी या संस्कृत थी। हाँ जी, चले गए थे। रुपीज का सिंबल जब भी आप लिखते हैं ऐसे रुपीज 100, ये किसका साइन है? ये रोमन लेटर का साइन है कि देवनागरी है, ये संस्कृत है? देवनागरी और रोमन है। अच्छा, देवनागरी और रोमन, संस्कृत के नहीं होंगे देवनागरी रोमन। अच्छा, हाँ, देवनागरी और रोमन हो जाएंगे, क्योंकि देवनागरी है हमको हिंदी भाषा में लाया गया था संस्कृत। हाँ, मोर देन वन ऑफ द। ठीक है, 100। ठीक है, देवनागरी। If the proposed nominal capital is more than 25 लाख at the time of incorporation, then company needs to submit। अगर किसी कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं और वहां पर जो नॉमिनल कैपिटल है वो कितना रख रहे हैं आप? 25 लाख रुपए रख रहे हैं, तो कंपनी को क्या सबमिट करनी पड़ेगी? स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल सबमिट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल सबमिट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करनी पड़ेगी। जब इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी
ठीक है, तो नॉमिनल कैपिटल आप कितना रखना चाहते हैं? 25 लाख से ज्यादा रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? 25 लाख से ज्यादा रखना चाहते हैं। उस टाइम क्या चीज सबमिट करनी पड़ेगी? तो उस टाइम सबमिट करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। क्या करनी पड़ेगी? सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। और सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल देने के बाद क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। 102, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government, held by the state government, only in the hand of shareholders, more than one of the above. Held by the central government, sir. आंसर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। Government company means any company which is not है सर ना। लिखा है ना, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, held by state government। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड कर रही हो 51% से ज्यादा शेयर, या 51% से ज्यादा शेयर कौन कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो, तो वो क्या बन जाएंगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में अंतर है। पब्लिक कंपनी का मतलब जहां जनता से पैसा लेकर के लगाया गया हो, जैसे है जिसको लिखा होता है, जैसे रिलायंस लिमिटेड लिखती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है कितना? 51% से ज्यादा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव। सरकार में दोनों सरकार, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, अगर 51% से ज्यादा शेयर रखी हुई है तो उनको क्या देना पड़ेगा? आपको गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा देना पड़ेगा। अगली क्वेश्चन है ये रही, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होती है? स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस परचेज, मोर देन वन ऑफ द अबव। हाँ, क्या हो जाएगा आंसर? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना सेल किया है और गुड्स को सोल्ड करने में जितनी खर्ची लगी है, तो सीधा क्या हो जाएगा? ये वो तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अकाउंटिंग किस तरह की इंफॉर्मेशन को देता है? अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग जो है वो अलग अलग अकाउंटिंग है ना, इसमें हम टैक्स अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल भी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट और इनकम से रिलेटेड जानकारी देगा, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी की जानकारी देगा अगर टैक्स अकाउंटिंग है तो, और फाइनेंशियल कंडीशन की भी जानकारी देगा अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो, क्योंकि अकाउंटिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर? मोर देन वन ऑफ द अबव। आइडियल वैल्यू ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट माइनस बटे करंट लायबिलिटी, सीए बटा सीएल बराबर सीआर। और उसका आइडियल पोजीशन क्या होता है? आइडियल पोजीशन क्या होता है? 1:1, 2:1 क्या होता है? 2:1 इसका एसिड रेशियो या लिक्विड रेशियो कहते हैं 1:1। करंट रेशियो का आइडियल पोजीशन क्या होता है? 2:1 होता है। मतलब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ने, तो कहाँ रहा भाई? ठीक है, कहाँ रहा? इसीलिए हमने उस टाइम रिक्वेस्ट की थी, जब देखिए 1.0 हुआ था तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि आप अकाउंट भी पढ़ लो, तीनों पढ़ के जाओ ठहर के, तभी पास करके आओगे। अगर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा दिया है, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए, तो बचा के वहां पर जो आपके एसटीईटी का सिलेबस है वो सब उठा के दी गई है। सीधा सीधा ये समझ लीजिए जी। अब अगर मान लीजिए स्टैट पूछ रहा है, स्टैट पूछ रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एसटीईटी में यूनिट है ना, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कॉस्ट का पूछ रहा है, तो एसटीडी का सिलेबस है ना, तो एसटीडी के सिलेबस को ध्यान में रखा गया और वहां सीधे सेट कर दी गई, किसी वक्त ऊपर किसी वक्त नीचे। अब बैंकिंग का भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बैंक कब स्थापित हुई, कौन से बैंक के मर्जर हैं, वो बैंक कब बना, तो बैंकिंग भी कहाँ छूटी है, ठीक है। वो कॉमर्स का एग्जाम ले रहा है, और वो कॉमर्स का एग्जाम जो ले रहा है तो वो नेट को सोच के ले रहा है। नेट में कॉमर्स का मतलब है कि इंटरनेशनल बिजनेस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैट, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, उसके बाद टैक्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, लॉ, ये सारी चीजें 10 यूनिट्स पूरी उसको सोच के ले रहा है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट्स होंगी, क्या होंगी? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या होंगी? इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स। इसको हम लोग छू नहीं सकते, महसूस की बात कर सकते हैं। चलिए एक वर्ड बताइए। एक होता है डिप्रिशिएशन,
डेप्रिसिएशन तो वर्ड जानते हैं ना, ह्रास, हाँ, ह्रास, कमी। दूसरा होता है क्या, अमोर्टाइजेशन, ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है सर। अमोर्टाइजेशन, ये भी इसका भी मतलब ह्रास है, मूल्य में कमी होना, हाँ, एकदम ये ठीक है। intangible assets के और लिए। एक होता है डिप्लीशन, तीनों ह्रास और कमी बदल सकता है। ठीक है। तीनों का मतलब है किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होना, अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो। डिप्रिसिएशन किस लिए यूज होते हैं, डिप्रिसिएशन यूज होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के लिए, जो दिख रहा हो, इसको ध्यान रखिएगा, कार, बस, घर, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स के लिए। जी, और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर मूल्य में कमी और ह्रास की बात की जाएंगी amortization, तो अमोर्टाइजेशन होता है। ये टेंजिबल एसेट्स वाला चल रहा था तो मैं सोचा ये बता दूं। एंड डिप्लीशन का मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्स से संबंधित जो कोई एसेट्स है, हाँ, जैसे तेल का कुआं है, जी, खदान है, माइनिंग वाला, है ना, तो माइन सब वाला जो है, माइन से जो अगर मान लीजिए चीजें निकालते चले जाएंगे तो उस माइन के मूल्य में जो कमी आएंगे उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे डिप्लीशन, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, डिप्लीशन। और एक होता है फ्लक्चुएशन, FLUCTUATION, जो भी फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है या तो मूल्य बढ़ ही जाएगा या तो घट ही जाएगा। लिखनी नहीं है, छोड़ दीजिए, याद रहेगा, उठा हम लिख लेंगे जरूरी इसका इतना छोटा वर्ड में लिखेंगे तो फिर सब दिक्कत हो जाएगा। छोटा छोटा वर्ड, चलिए लिख लीजिए। यही तो मैं हूं सर। नहीं मनीष जी, ये देखिए, इसको उनको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, इस वजह से जो आदमी व्यक्ति पढ़ाया हुआ हो ना, हाँ, जो पढ़ाया हुआ उसको दिक्कत नहीं है कभी भी। हमें वो दिक्कत क्यों नहीं हो रही पता है, हमको कोई क्वेश्चन भारी नहीं लग रहा, हल्का नहीं लग रहा, पता है, क्योंकि हमको पढ़ाया हुआ है। ये आपके लिए भारी है ना, सर आपको तो टॉपिक और चैप्टर सारा कुछ पता है, ठीक है, कहां से क्या है। हम तो वही रात में बोल ठीक रहे है, थे, किसी से बात हो रहा था, हम बोले चलिए। इस बात को जान लो, 11 12 का कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है चाहे पढ़ा देगा 1000 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस बार और नहीं मिलेगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन है डायरेक्ट 11th। व्हाट, क्या लिखा है, व्हाट इज द different types of liquidity in sorry, what are the different types of liquidity ratio, interest coverage ratio, current ratio, gross profit ratio, acid test ratio, inventory turnover ratio। कौन सी आएंगी इसमें, दो चीज आएंगी, करंट रेशियो आएंगी और एसिड आएंगे, 2 और 5। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 5, 100, हाँ, 7, 2 और 5 ही होगा, हाँ, 2 और 5, नहीं 2 और 5 ही होगा, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सारा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख रहे हैं या इन्वेंटरी टर्नओवर देख रहे हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये सारा टर्नओवर रेशियो में है। अकाउंटिंग रेशियो के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें ये चीजें दी गई है ना। तो एसिड और ये एसिड हो जाएगा, करंट हो जाएगा, या लिक्विड रहता तो लिक्विड हो जाता, तो 2 ही दिया हुआ, 2 और 5 अकाउंटिंग रेशियो। Which statement is true, दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ह्यूमन वैल्यू सिस्टम जो है, मानव, इसके हिंदी में पढ़िएगा, चलिए हिंदी में देख लीजिए, कोई दिक्कत होती है तो। कौन सा कथन सत्य है, मानवीय मूल्य प्रणाली संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मूल्य कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रयास को वास्तविक अर्थ देता है, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एक निगमित प्रबंधन रणनीति है, ठीक है। एक व्यवसाय की जो प्रबंधन नीति है वहां से क्वेश्चन डाला गया है, क्या क्या है, वहां से क्वेश्चन डाला गया है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे पहला क्या है, मानवीय मूल्य प्रणाली संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ओवरऑल क्वालिटी आपको चाहिए तो मानवीय मूल्य प्रणाली निश्चित रूप से चाहिए। उसके बाद है मूल्य कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रयास को वास्तविक अर्थ देता है। वैल्यू जो है वो टोटल क्वालिटी को क्या करता है, एक वास्तविक अर्थ देता है, होटल के क्वालिटी है। तो अब किससे कंपैरिजन करते हैं, प्राइस से ही कंपैरिजन करते हैं ना, कि प्राइस हमने मान लीजिए 1 लाख पे किया है, तो 1 लाख की गुणवत्ता इसके पास है या नहीं है, ठीक है, यही कंपेयर करते हैं। अगली है पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एक निगमित प्रबंधन रणनीति है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। यदि 2x बराबर 3y और 4y बराबर 5z
तो x अनुपात z का मान क्या होगा, x अनुपात z का मान क्या होगा। यदि 2x बराबर क्या है 3y है और 4y बराबर कितना है 5z है, तो x और z का मान क्या होगा, अनुपात में बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, दो अनुपात दी गई हैं, ठीक है, 2x बराबर 3y, ठीक है, 2x बराबर 3y, हाँ बनाइए ना, सब दोनों आदमी साथ में बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नहीं 2x बराबर 3y, तो क्या हो जाएगा x बटे y बराबर कितना 3/2, ठीक है, और 4y बराबर कितना 5z, 4y बराबर कितना 5z, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पर 4y बराबर 5z, तो क्या हो जाएगा y बटे z 5/4, ठीक है। अब z का वैल्यू कितना हो गया है 4, ठीक है। अब x और y का अनुपात अगर आपसे पूछेंगे x y z 3 का अनुपात पूछेंगे, तो क्या करेंगे x y की जगह पर क्या लिखेंगे 3 2, और y की जगह पर क्या लिखेंगे 5 और 4, क्या लिखेंगे 5 और 4। अब सबको क्या करना है यहाँ पर इक्वल करना होगा, ठीक है, अब सबको इक्वल करना है, तो क्या करेंगे सबको इक्वल। अब देखिए यहां 4 है, ये क्या है 4 है, और ये क्या है 5 उठा के, ठीक है। तो हमको तीनों को क्या करना है इक्वल करनी है, इक्वल बिठानी है, तीनों को क्या करनी है इक्वल बिठानी है। अब तीनों को जब इक्वल बिठानी एक्स और जेड को, तो क्या करना है पता है, देखिए y के इस वैल्यू से इसमें गुना कर देना है और नीचे से ऊपर वाले गुना कर देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना, एक मिनट, ठीक है सर, 3 5 15, 2 5 10 और 4 दूनी 8 हो गया। अब एक्स किसका पूछ रहा था एक्स और जेड का 15/8, ठीक। ये अनुपातिक है, अनुपात रेशियो जब पढ़ेंगे तो जीएस में जब रेशियो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। ये अनुपात का पूरा टॉपिक है कि देखिए एक अनुपात दिया था तो ठीक है, एक अनुपात अगर दिया रहा है तो फिर तो ठीक है। जब एक से ज्यादा दिया रहा है, जैसे दिया रहता है कि x और y का अनुपात कितना है, x अनुपात y 3:2 है, y अनुपात z कितना है, y अनुपात z कितना है 5:4 है ना, 5:4 है। तो अब क्या करिए x y z का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन है यही ना, y y ना कॉमन है, तो y के इस मान से इसमें गुना और उसके उस मान से गुना, ठीक है। यहां पर आया क्या था x अनुपात y बराबर कितना 3:2 और y अनुपात z बराबर कितना 5:4, दोनों में कॉमन क्या है y, तो y के इस मान से इसमें गुना कर दीजिए, इस दोनों में y का यहां मान कितना है 5 से गुना इसमें हो जाएगा, ठीक है। और y के इस मान से गुना कहां पर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कितना 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 2 5 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, दोनों में y कितना हो गया 10 10 हो गया ना, दोनों y कितना हो गया 10 10, 15:10:8, समझ गए बात। जो कॉमन होगा तो कॉमन वाले मतलब y यहाँ पर मान कितना है y का 5, इस 5 से ऊपर वाले रेशियो में गुना और वहां जो y का मान है उससे इसमें गुना, टोटल में अपने आप बन जाएगा। ये लिख लीजिए यहाँ पे। और ये कैसे आया सो पता चला ना, 2x बराबर क्या है 3y है, 2x बराबर कितना है 3y है। तो जब x बटे y करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3:2 हो जाएगा, मतलब क्या x का मान 3 y का मान 2।
वहां पर था 4y बराबर 5z, 4y बराबर 5z, तो क्या हो जाएगा y बटे z बराबर 5/4, y का मान 5 और z का मान 4, इसको लिख लीजिए जल्दी। एक सौ 9, ठीक है, हो गया, आंसर हो जाएगा 15:8। सीख लिया ना 2 रेशियो को 3 में कैसे बांटने हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, ये भी अनुपातिक रूप में है, ठीक है, अनुपातिक रूप में। अनुपात वाले जब जीएस वाले सॉल्व करेंगे तो उसमें कर लेंगे अनुपात वाले में। अगला है अरुण 111, अरुण अपने उत्पाद की कीमत में 40% की बढ़ोतरी करता है। अब उनको कितनी छूट देनी चाहिए कि उत्पाद ना लाभ ना नुकसान पर बेच सके। पहले जितना दाम था उसमें क्या कर दिया, 40% का क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया है। अब बोल रहा है कितनी छूट दे दे कि उसको ना ही लाभ होना चाहिए ना ही नुकसान होना चाहिए। मनीष जी देखिए ध्यान से, ठीक है, कितनी छूट देनी चाहिए, कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे ना ही लाभ होना चाहिए और ना ही नुकसान पर उसको बेच सके, ठीक है। तो मान लीजिए कितनी है उसकी प्राइस, कितनी होंगी, मान लीजिए 100 होंगी। अगर 40% बढ़ा दिया है प्राइस तो कितनी हो जाएंगी, 140, ठीक है। अब 140, ठीक है, 140 जो है 140 तो उसका प्राइस हो गया। अब उसको ऐसा डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, ऐसा डिस्काउंट सेलेक्ट करना है ताकि ना उस पर लाभ हो सके ना ही नुकसान हो। तो ना ही लाभ हो सके ना ही नुकसान हो, इसका मतलब कितना कितना बेचना होगा उसको, 100 में बेचना चाहिए। तो 140 से कितना छूट दे कि 100 तक आ जाए, इसके लिए क्या करना होगा, तो दोनों में घटाएंगे ना, कितनी अंतर कितनी है दोनों में, 40। छूट किस पर देंगे, 140 पर देंगे ना, अब कि 100 पर देंगे, 140 पर। तो 40 भागा 140 गुने 100, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 सत्ते 140, कितना हो जाएगा 200 बटे 7, कितना हो जाएगा 200 बटे 7, 200 बटे 7 निकालेंगे कितना, 7 दूना 14, कितना 6 0, 7 8 56, लगभग 28% लमसम। 28 ऐसा कुछ आंसर है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। एक 8,000 कीमत वाले 1 दर्जन घोड़े, 1 दर्जन जोड़े पतलूनों पर, मतलब 8,000 कीमत वाले 1 दर्जन जोड़े पतलूनों पर 10% की छूट है। 2400 में कितने जोड़े पतलून खरीदी जा सकती है, मतलब 8,000 में कितने जोड़े पतलून, 1 दर्जन जोड़े, 8,000 में कितने जोड़े पतलून, 112 क्वेश्चन। 8,000 कीमत वाले 1 दर्जन जोड़े पतलून पर 10% की कितनी छूट है, ठीक है। तो 8,000 पर 10% की छूट है, इसका मतलब कितना प्राइस चुकाना पड़ रहा है, 8,000 पर कितना छूट है, 10% की छूट है। तो 8,000 गुने 90 बटा 100, 90 बटा कितना 100, तो कितना प्राइस 7200। किसी भी चीज की कीमत कितनी होती है अपने आप में 100%, 10% की छूट है तो कितनी परसेंट चुकानी पड़ेगी, 90%। किसकी 90% चुकानी पड़ेंगी, 8,000 की। तो 8,000 का 90% निकालेंगे कितना, 8,000 गुणे 90 बटे 100, मतलब कितना 7200, कितनी हो जाएंगी 7200। 7200 में कितने मिलेंगे, कितने पतलून मिलेंगे, कितना मिलेगा कुछ से 2400 में कितने मिलेंगे, ये पूछ रहा है। 7200 चुकाने पड़ेंगे हमको, कितने के लिए, 1 दर्जन जोड़े, मतलब क्या 1 दर्जन जोड़े का मतलब कितना, 12 पक्का, 12 से भाग दे देंगे, कितना होगा, एक का कीमत कितना 600 रुपया, और हम कितना पैसा लेके गए थे, 2400 रुपया लेके गए थे, और ठीक है 2400 रुपया लेके गए थे, और हमको पता था कि मनीष जी ने बताया कि सर 600 का मिलता है, तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा
अच्छा कंसेप्ट मारे हैं छोटा बनाने के लिए, तो ठीक है, आधा पेज बनेगा। 8,000 कीमत है, 10% छूट, मतलब कितना देना पड़ेगा? 7200। 90% देना पड़ेगा किसका? 8,000 का, तो 7200। 7200 में कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो एक का कीमत कितना? 600। हम कितना लेके गए? 2400। तो 6 चौके 24, 4 मिलेगा हमको। कितना मिलेगा? 4। लिख रहे हैं क्या इसको? ठीक है, इतना समझ रहे हैं सर, राहुल जी बैंक में काम करते इतना प्लस माइनस कर लेते हैं क्या? मूल्य ह्रास उत्पन्न होता है, मूल्य ह्रास उत्पन्न होता है पूंजी की कमी से, दायित्व के मूल्य वृद्धि से, टूट फूट से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद है कल क्वेश्चन कर रहे थे एस्टेट का, एस्टेट का क्वेश्चन कर रहे थे, यही क्वेश्चन था ना। दूसरा कौन सा था? वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। देखते हैं हम अपना प्राइस क्यों बढ़ा के रखते हैं। अब आया था तो मैंने कहा था ना एक बार, मैं भी पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ आज। वियर एंड टीयर कल एस्टेट में पढ़ाया ना, कल जो एमसीक्यू करवा रहा था तो वियर एंड टीयर कहा था ना कि मूल्य ह्रास क्यों उत्पन्न होता है। नहीं, डिप्रिसिएशन जनरेट्स टू वियर एंड टीयर, उसमें कैपिटल डिक्रीज से कोई मतलब नहीं है, ना ही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? वियर एंड टीयर। ठीक है, हाँ, इसीलिए जितना भी कॉमर्स में मास्टर बन करके 51,000 पहला महीना की सैलरी दे करके पूरा जीवन भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा टाइप। और जो पढ़ाने जाना हो 1 महीना बाद, उसको पहले हमको कह दीजिएगा पढ़ाने जाना है। ठीक है, पता चला कि पहले से कंटेंट बन के क्या हो गया, रेडी हो गया, 51,000 में हायर हो जाएगा ना। 51,000 रुपया भी लेंगे ना उतना, इतना लंबा पढ़ाने का। वियर एंड टीयर। अगला है, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कल ही आपको लिखवाए हुए हैं, याद है? स्टेट रिकॉर्डिंग है सुरक्षित मेरे पास, कल ही लिखवाए थे कि जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2 मेन मेथड है। एक मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिनल वैल्यू पर, और वो साल दर साल बराबर होती है। ठीक है, डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस, जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करेंगे तो वहां जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर, वो किया जाता है बैलेंस अमाउंट के ऊपर, वो किया जाता है बुक वैल्यू के ऊपर। WDV वैल्यू, बुक वैल्यू और बैलेंस अमाउंट ऑल आर सेम इन डिप्रिसिएशन और इन WDV मेथड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा 114 का? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू। क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू। ठीक है, चलिए। द इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज, जो ठीक है, इंडेक्स नंबर जो बेस ईयर के लिए लेते हैं वो कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। फिशर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। अब इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के जो अलग अलग क्या हैं मेथड्स हैं, फिशर जी का मेथड है, अलग अलग मेथड है, तो वो किस चीज को फॉलो करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करते हैं, अर्थमेटिक मीन को फॉलो करते हैं, हार्मोनिक मीन को फॉलो करते हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीन, इंडेक्स नंबर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, नेट के पहले ही यूनिट में मेरा ये लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हार्मोनिक मीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्थमेटिक मीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और उसके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। ठीक है, किसका प्रयोग कहाँ होता है ना। चलिए 16, GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम कब? 1 जुलाई 2017। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कोई गलत करके आया हो तो अपना माथा मारेगा उठा के। 1 जुलाई 2017। ठीक है, GST रेट्स एप्लीकेबल, कौन कौन से रेट होते हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 26%, या 0%? ये वाला सी वाला होगा, कौन सा? 0, 5, 12, 18, 28। आंसर इज सी। 6% स्लैब है ही नहीं और 26% का कोई स्लैब नहीं है। क्या स्लैब है? 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। What does I in IGST? I मतलब क्या है? इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल। IGST है सर। IGST में I का क्या मतलब है? इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा। इंटीग्रेटेड। अच्छा हाँ,
इंटीग्रेटेड, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस सीजीएसटी सेंट्रल हो गया, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी कब लगता है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य वस्तु को भेजते हैं तो आईजीएसटी लगता है। इंटर और इंट्रा है। वो अलग बात है, अभी मैं बता रहा हूं तैर के, ठीक है। मनीष जी एक चीज याद रखिएगा मेरे बारे में, एक बार जो मैं चीजें देख लूं और पढ़ लूं वो आप हमको बता दीजिए आज, और 2 साल बाद पूछे कि सर हम आपको बताए थे। ठीक है, तो और जब पढ़ाते रहता तो पूरा फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट अंदर एंड सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म पहले सबसे पहले, और ये लगता है किस पर? गुड्स एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। किस पर? इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। आई का मतलब इंट्रा भी है, सर एक राज्य से सॉरी ये एक राज्य के भीतर। एक राज्य के भीतर हम दरभंगा में हैं, मधुबनी जा रहे सामान खरीदने के लिए, ये एक राज्य की सीमा के भीतर, ठीक है। और जब भी क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएंगी, बिहार से उत्तर प्रदेश है। हाँ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट जब भी सप्लाई होगी तो क्या हो जाएंगे? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड अगर यूनियन टेरिटरी में है तो यूटीजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भारत के यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। जीएसटी पर क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया ना। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पर क्या होती है? जहां पर सेल्स और टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर टोटल कॉस्ट और सेल्स इंटरसेक्ट करेंगे, कटेंगी, क्योंकि ना ही इससे ऊपर नहीं ऊपर, ऐसे रहता है। बी आंसर ही है, ऐसे एक दूसरे को काटता है। इससे ऊपर जाएंगे प्रॉफिट, इससे नीचे जाएंगे लॉस, और यहां पर है बीईपी। जब ग्राफ पर देखेंगे तब दिखेगा, जो कहते हैं बीईपी। तो बीईपी वह पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट और सेल्स एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। 120 हो गया। कल से तो हल्का क्वेश्चन, आज का है बोलता है 2.0 भारी क्वेश्चन था। 1.0 ठीक है। At break even point, slope of sales line is equal to variable cost plus fixed cost by total sales बटा total expense, sales minus profit बटा total sales, more than one of the above, none of the above। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ठीक है। आंसर इज ए। जो फॉर्मूला लिखवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। If the nominal rate of interest is 10% per annum and there is quarterly compounding, the effective rate of interest will be। अगर 10% पर एनम रेट है, नॉमिनल रेट, और आपको मैं कहूं कि हमको क्वार्टरली क्या लगाना है? इंटरेस्ट लगाना है, तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितने निकल के आएंगे? टोटल इंटरेस्ट हमारी कितनी निकल करके आएंगी? पर एनम कितना है? लिखा है ना, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, देयर इज अ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो भाई 10% तो पर एनम लगना है, ठीक है। अब क्या है, हर एक अब क्वार्टरली जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? वहां पर 3-3 महीने पर लगेगा। क्या लगेगा वहां पर? 3-3 महीने पर लगेगा। तो वहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होंगी? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होंगी? ये लिख लीजिए, इसको बना करिएगा, वैसे हम बाद में बता देंगे, ठीक है। एक दिन एक क्वेश्चन बना के तो आइए कम से कम एक, हाँ हिंदी में कर देता हूँ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, इसको सॉल्व करके आइए। यदि ब्याज की नाम मात्र दर 10% प्रति वर्ष है, यदि ब्याज की नाम मात्र दर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, काहे ना लिख रहे हैं? आपको तो क्वेश्चन दे ही रहा हूं मैं। छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 122 खाली लिखिए, ध्यान 122, ठीक है। क्वेश्चन तो मिलेगा ही ना, तो क्या लिख रहे हैं? अगला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू टेबल फॉर एन्युटी। एन्युटी मेथड में हम यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल। कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे अप्लाई टू वेराइड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू,
फॉल्स, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। एक हिंदी में पढ़ लीजिए उसको क्वेश्चन। एन्युटी मेथड के बारे में दिया हुआ है। वार्षिकी के लिए वर्तमान मूल्य तालिकाओं को तुरंत नकदी प्रवाहों की विभिन्न धाराओं पर लागू नहीं किया सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है सत्य है। वार्षिकी के लिए वर्तमान मूल्य तालिका को तुरंत नकदी प्रवाह पर नहीं लगा सकते हैं, एन्युटी मेथड में कैलकुलेट करेंगे, जहां पर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बारे में बात होती है। ठीक है, नहीं सत्य है ना, धाराओं पर लागू नहीं किया जा सकता है, सच है। हाँ सच है ना, नहीं किया जा सकता है, सही है, तुरंत नहीं लगा सकते। अगला है कोड ऑफ कंडक्ट में सम्मिलित नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट में कहते हैं कि भाई बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसमें क्या बेईमानी शामिल नहीं है? बेईमानी शामिल थोड़ी होगी, बेईमानी शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बेईमानी। क्या शामिल नहीं है? बेईमानी। ठीक है, चलिए 125 ऐसी आर्थिक गति जिसे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। भाई मार दो पैसा, ठीक है, इसको मत पूछो यार, 12 पूछ के पागल कर दिया है। कल भी आया है। सफल प्रबंधन सुनिश्चित करता है। सफल प्रबंधन क्या सुनिश्चित करता है? लक्ष्यों को कम से कम लागत पर प्राप्त करना, दैट्स बेड। लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना, गुड। संसाधनों का पूरा उपयोग करना, गुड। आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग में से एक से अधिक। राहुल जी आपका दिल क्या कहता है, क्या बन रहे हैं टीचर? पढ़ने दीजिए, अभी भी सर को कंफ्यूजन है। ठीक है, दोनों बात नहीं, आज खत्म, बस 10-20-30 क्वेश्चन है, उसके बाद बात करते हैं। प्रबंधन का कार्य सही व्यक्ति के लिए सही कार्य की योजना बनाना है, उसको क्या कहते हैं? आयोजन, स्टाफिंग, योजना। सही व्यक्ति, सही प्रबंधन का काम है सही व्यक्ति के लिए सही काम देना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टाफिंग। इसको कहते हैं स्टाफिंग। तो प्रबंधन के जितनी भी काम है, प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप, सबको क्या करना? एक एक लाइन में हमको पढ़ना है। नोट नहीं हुआ? स्टाफिंग। इसको कह रहा था आकर के कि हमको भारी क्वेश्चन पूछे। ठीक है भाई, डैश एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। सहयोग, समन्वय, योजना, सभी कामों को एक जगह बांधने का काम। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? प्रबंधन का आत्मा है। समन्वय प्रबंध का सार है, लिखा हुआ वर्ड है 12th के बुक में। समन्वय प्रबंध का सार है। तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन इज क्या हो जाएंगी? सभी कामों को, ऐसी शक्ति जो प्रबंधन के सभी कामों को बांधती है। अभी कौन है हमारे? समन्वय मंत्रालय बनाया गया है ना, सहकारी मंत्रालय, अमित शाह जी के पास है, जो सभी को काम को देखेंगे। एक नया मंत्रालय भारत सरकार में। 129 बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम सहयोगी की संख्या कितनी होती है? अगर बैंकिंग व्यवसाय की बात करें तो उसमें सहयोगी की संख्या कितनी है? 2, 20, कोई सीमा नहीं। उपयोग में से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। बैंकिंग के लिए तो नॉर्मली सर कुछ लिमिट नहीं दिया गया है, कोई सीमा नहीं, मतलब कुछ बताया ही नहीं गया है। ये क्वेश्चन से क्या पता? बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम सहयोगी की संख्या कितनी है? कोई सीमा नहीं है सर, सिंपल। नहीं कोई सीमा, तो आंसर है दिया हुआ। तो कुछ भी नहीं होगा। बैंकिंग फर्म जानते थे? पार्टनरशिप फर्म जो खोलते हैं, पार्टनरशिप में 2, अब मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम तो हाँ मैक्सिमम 50। पहले कितनी थी? 20 और 10 वाली थी, फिर बैंकिंग अलग अलग होता था। तो यहाँ पर बैंकिंग अधिकतम सहयोगी संख्या 2 और 20 दी हुई है। ये पुराने जमाने की बात है, अभी जो नया रूल चेंज हुआ उसमें हटा दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यवसाय में सर्वाधिक प्रख्यात प्रकार किसकी है? एकल स्वामी, कंपनी, पार्टनरशिप। सबसे ज्यादा प्रख्यात कौन सा है व्यापार? कंपनी या पार्टनरशिप, कौन सा? एकल स्वामी सबसे ज्यादा। क्या सब लोग कर देता है इसको। एकल स्वामी सब न कर सकता है, कंपनी सब खोल देंगे, पार्टनरशिप सब खोल देंगे, नहीं। प्रख्यात मतलब क्या? जो लोकप्रिय हो। लोकप्रिय मतलब है एकल स्वामी। ठीक है, अगली, सहकारी संस्था की मुख्य भूमिका क्या होती है? एरोस्पेस में, कृषि में, निर्माण में। सहकारी जो संस्था है उसका मेन काम कहां पर होता है? कृषि में। किसका? कहां पर? कृषि में, एग्रीकल्चर में। ईओयू का मतलब क्या है? एसेंशियल ऑर्डर यूनिट्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर यूनिट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ईओयू इंटरनेशनल बिजनेस का टर्म है। ईओयू, ईओयू का मतलब क्या है? ओरिएंटेड यूनिट्स। जब भी हमने कह दिया क्या इंटरनेशनल बिजनेस का टर्म है, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स।
ठीक है, एक्सपोर्ट के हिसाब से जो यूनिट तैयार होती है इसको कहते हैं EOU। जैसे दुबई के लिए जो सामान बनता है UAE के लिए, वो बिल्कुल अलग बनता है, उसकी पैकेजिंग अलग होती है, नहीं तो वो आपको घुसने ही नहीं देगा अपने देश में। इसीलिए लोग देखते थे कि जो जिनका दुबई रहता है तो लोग क्या करते हैं, वहां से साबुन, तेल, शैम्पू मंगवाते हैं। क्यों पता है? वो असली ब्रांड को चूज करता है, नॉर्मल ब्रांड को घुसने ही नहीं देगा। और जो कटा छटा ब्रांड सब है वो यहाँ है भारत में। ठीक है, EOU। अगला है यहाँ पर MSMED अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? कल ही पूछा गया, फिर से पूछा है, दोबारा क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं, कब आया था? कल ही पूछा है, नहीं, अक्टूबर 2006। कल ही तो लिखे हैं, कल ही क्वेश्चन था ये, अक्टूबर 2006। ISO 9000 का संबंध किससे है? देखते हैं, ISO सर्टिफाइड 9000, इसका मतलब क्या है? पैकेजिंग पर लिखा रहता है ना ISO 9000, इसका मतलब किससे है? गुणवत्ता से। किससे है? इसकी गुणवत्ता। बोलता है ना ISO सर्टिफाइड है, देखेंगे पैकेज पे लिखा होगा ISO 9000, इसका मतलब ISO सर्टिफाइड, इसकी मान्यता मिली हुई है। किसके लिए? गुणवत्ता के लिए। किसके लिए? गुणवत्ता, क्वालिटी। 5 से 10 वर्ष तक कर चुकाने से छूट को क्या कहा जाता है? कर कटौती करना, TDS, मूल्य वर्धित कर। 1 मिनट, 5 मिनट यहां देख लीजिए। Exemption from paying tax from 5 years to 10 years is known as tax deduction, TDS, VAT, more than one of the above, none of the above। क्या कहते हैं उसको? 5 से 10 साल तक आपको छूट मिल जाता है। देखते हैं नए कोई बिजनेस खुलते हैं तो सरकार कहती है 5-10 साल तक आपको टैक्स नहीं देनी है, आराम से काम करो, है ना? तो उसको टैक्स डिडक्शन थोड़े कहेंगे, ना TDS कहेंगे ना VAT कहेंगे, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। वो एक एग्जाम्पशन मिला है तो मिला है, उसको कहते हैं स्पेशल एग्जाम्पशन। जैसे सरकार को किसी चीज को प्रमोट करना है, नहीं तो कहता है 5-10 साल टैक्स नहीं दो, खूब कमाओ तुम बढ़िया से, उसके बाद देना, ताकि तुम अपना भरण पोषण कर लो। NCIC was set up। NCIC was set up। NCIC 136, इसको लिख लेना है। NCIC को पढ़ना है एक बार। NCIC, सॉरी NSIC, NCIC ने NSIC, हाँ NSIC, हाँ हाँ। चलिए अगला 137 पर आ गए, बस कुछ देर और। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का मुख्य व्यापारिक सहयोगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक मुख्य व्यापारी सहयोगी नहीं है? कौन है? अमेरिका, बहुत बढ़िया। UK है, क्या बन जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भारत का डायरेक्ट कोई सहयोगी, व्यापारिक सहयोगी नहीं है। विनिर्माण और किसी देश द्वारा अपने देश की सीमाओं से परे व्यापार को क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार, फुटकर व्यापार, स्थानीय व्यापार, क्या कहा जाता है उसको? विनिर्माण, किसी देश द्वारा अपने देश की सीमाओं से परे, अपने देश से सीमा से बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? विदेशी व्यापार ना, तो क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक है जो घरेलू व्यवसाय का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित कौन सा उत्पादन का कारक है जो घरेलू व्यवसाय का हिस्सा नहीं है? जमीन घरेलू व्यवसाय का हिस्सा है या नहीं? क्या होगा? है? जमीन घरेलू व्यापारिक हिस्सा है ना, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का एक कारक है? प्रोडक्शन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जमीन, लैंड भी तो चाहिए, लैंड, लेबर, मनी, ये सब क्या है? उत्पादन के कारक हैं। तो वैसे उत्पादन के कारक जो घरेलू व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। तो ये जमीन क्या है? घरेलू व्यवसाय का हिस्सा है। श्रमिक क्या है? घरेलू व्यापारिक। ग्राहक, ग्राहक तो कोई भी हो सकता है ना, अमेरिका का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, तो वो घरेलू नहीं है। क्या है? वो घरेलू नहीं है। ठीक है, दिमाग लगा करके। तुलनात्मक लाभ, लागत लाभ सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, डायरेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस का लिया गया। ठीक है, नहीं उन्होंने दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज, उन्होंने दिया है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। यहां हो जाएगा आंसर डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 नेट के, मैं नोट्स देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। और पढ़ रहा है यहाँ पर 11-12, नहीं क्वेश्चन नेट का पूछ रहा है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। व्हाट इज इंडियन शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा कितना है?
करंट का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा कितना है? 1%, 2%, 3%? नहीं, 5.5% के लमसम ज्यादा है शायद, 5.5 से ज्यादा कुछ दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नहीं वो नहीं है, ज्यादा है 5% के लमसम। स्किल रूट, राहुल जी, सिल्क रूट। रजनीश के मुंह से जो निकलेगा वही प्रश्न होंगे, याद रखिएगा ये चीज। एनटीए को चैलेंज करता है बैठे धरंगा बैठे बैठे। सिल्क रूट लिखवा रहा होता ना, लिखवा रहा था ना सिल्क रूट, तो आप कहे कि भाई कोई कमेंट क्या था कि लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है ना। अरे थोड़ा बाप है रे अभी जानने में टायर के। सिल्क रूट से क्वेश्चन निकल के आएंगे ही आएंगे। इस बार पूछा ना 142 नंबर क्वेश्चन है ना, उसको दिखाइएगा ये सिल्क रूट, ठीक है? और मेरी रिकॉर्डिंग दिखाइएगा। Silk route was between China and Rome, China and India, Japan and Sri Lanka, more than none of the above. क्या हो जाएगा? चाइना और इंडिया के बीच जो व्यापार होती थी सिल्क रूट से होती थी। हमने कहा था कि इसको मैं लिखवाऊंगा कि किसके बीच व्यापार होती थी और उसका क्या महत्व था, ये सारे बारे में चर्चा उठा करके। तो चाइना और इंडिया के बीच जो व्यापारिक रूट थे उसको कहते थे सिल्क रूट, ठीक है? सिल्क रूट। In which year was WTO was formed? 1995, 96, 98? क्या हो जाएगा? 1995। क्या हो जाएगा? 1995। काहे नहीं याद होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है सर। In which year was GATT formed? 1940? GATT कब बना था? नहीं तो WTO से पहले। तो WTO से पहले GATT जब बना था तो कौन से ईयर में बना था GATT? नहीं लगभग 48 साल पहले, 96 से 1948 है दिया हुआ। नहीं एक मिनट, 1995 नहीं, 1995 48 से घटाए तो कितना हो जाएगा? 15 से 8 गया 7। नहीं इसमें नहीं होगा, क्योंकि 48 साल ठीक पहले हुई थी स्थापना। 48 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड में एक इतिहास बदला था, ये हमें लाइन पढ़ी वैसी याद है हमें। तो ठीक कितने हो जाएंगे इसमें? 1947, 1947 है जब भारत आजाद हुआ था, तो वहां पर गठ बना था। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। गठ कब बना था अंकित? 1945 में गठ, 1947 में ना, 48 साल बाद ना, पहले ना शायद 45 या 47 है कुछ इस तरह से। Which of the following include owned fund? Source of finance is a joint stock company. एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे, जिसको कहते हैं ओन्ड फंड। ओन्ड फंड का मतलब क्या होता है? ओन्ड फंड का मतलब क्या होता है? ओन्ड फंड का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। एक तो ये हो जाएगा। ओन्ड फंड का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर खोल रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्या हो जाएंगे उसकी? ओन्ड फंड ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? ओन्ड फंड। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर नॉर्मल कंपनी की ओन फंड की बात होगी तो क्या आएगी? रिटेन्ड अर्निंग। अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात होगी तो वहां पर क्या होगी? रिटेन्ड और वो इक्विटी। अगला, कंपनी जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड अप टू। कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट को कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए होती है? 3 साल के लिए। इसको लॉक इन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉक इन पीरियड। 3 साल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFCY वाज एस्टैब्लिश्ड। अभी पूछा है, पढ़ा है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको पढ़नी है हमको। IFCI कब स्थापित हुई थी? IFCI कब स्थापित हुई थी? तो वो थी 1948 में, आजादी के ठीक 1 साल बाद, 1948 में। चलिए, ADR वाज इशूड इन। ADR कहां इश्यू किया जाता है? ADR बोले तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो कहां इश्यू किया जाएगा? अमेरिका में ही किया जाएगा ना। कहां किया जाएगा? अमेरिका में ना। कहां पर है? आंसर यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। यूएसए बोले तो अमेरिका भाई, जैसे बोले तो क्या हो जाएगी? अमेरिका। बोथ सेलर एंड बायर आर बिजनेस फर्म्स अंडर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। बायर और सेलर एक बिजनेस फर्म्स है जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में क्या होंगी? जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होती है 2-3 तरह से होती है, B2B, B2C, C2C, C2B। तो उसे क्या कहते हैं? ये सब क्या कहेंगे? बोथ सेलर एंड बायर आर बिजनेस फर्म।
खरीदने वाला भी एक बिजनेस फॉर्म है, बेचने वाला भी बिजनेस फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं? B2B। जैसे ये जो हम खरीदने गए थे तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे हुई थी पता है? B2B। ये नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा पैनल, B2B ट्रांजेक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं? B2B सर्विसेज। अगली है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फॉर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ग्रोथ सोशल ऑब्लिगेशन। किसी फॉर्म्स का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है सोशल ऑब्लिगेशन, ना कि प्रॉफिट मेकर। सिर्फ प्रॉफिट बनाइए, ये किसी भी फर्म्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कितने टाइम हुए हैं? लगभग 10 बजे हैं, है ना? शुरुआत किया कितना? 8:30 बजे। 1.5 घंटे में नहीं, डिस्कस भी नहीं बढ़ा रहे थे, क्वेश्चंस के लेवल 1.0 में ठीक ज्यादा था। अगर 2.0 की बात करो तो बिल्कुल इजी पूछा। लोग बोले कि इसमें रिजल्ट नहीं हुआ, उस टाइम नहीं होना चाहिए था, अभी होना चाहिए था रिजल्ट। अच्छा ठीक है, ठीक। तो दोनों चीजों को क्या कर दी गई है? शेयर कर दी गई है आराम से। आज की क्लास कल के मतलब कल वाली क्लास भी मतलब यूट्यूब पे डाल दी गई है, आज वाली भी डाल दी गई है। तो बीएसटी का पूरा डिस्कस खत्म। अब जितने भी अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन को करेंगे, उस क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को करेंगे, मतलब उस टॉपिक को करेंगे, ठीक है? उस टॉपिक को करेंगे और टॉपिक करीबन लगभग सरस्वती पूजा से पहले खत्म कर देंगे। जो मेरी अपनी टारगेट है सरस्वती पूजा से पहले खत्म, ठीक है? उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद देखना है कि बीएसटी पे ही काम करना चाहिए या ईपीएस पे भी काम करना चाहिए, है ना? सरस्वती पूजा में आराम से फुल एंजॉय करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना अगर, और इससे वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, पता है क्यों? अगर इस बार पूछा है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी तो अगली बार पूछेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, अगली बार पूछेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, और वो सारी थ्योरी मैं आपको पहले ही बता दूंगा, बस उसको खाली याद रखना है। तो इस 80 में कम से कम अगर मुझे सही होंगे, अगर मैं बैठूं तो 75, और अगर मैं से पढ़ के बैठेंगे तो कम से कम 70 फिक्स। बाकी जीएस में मैथ्स है, सारी चीजें हैं, तो 100 को कट ऑफ को पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो खाली आप लोग दिमाग लगाए, खाली उनको याद रखना है, खाली उठा करके मेरा नाम बच जाइएगा। देखते हैं कितना स्कोर खड़ा करके सबसे नंबर ऊपर आप ही पर होगा। इस बार नंबर 1 टारगेट सोचते हैं, है ना? नंबर 1 पर सिर्फ जो क्वेश्चंस आ रहा है वो गलती नहीं होनी चाहिए। किस पर? जॉब हो जाएगा तो भूल जाएगा ना हम लोग को, जो भी हो।